सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हमारा जो अध्ययन का विषय है वो रहेगा संधि। संधि का जो अर्थ है वो है मेल अथवा समझौता। तो जैसे शब्द से ही पता चलता है मेल, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं अथवा दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। यदि हम सटीक परिभाषा की बात करें तो संधि में दो पद हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद के अंतिम वर्ण और उत्तर पद के प्रथम वर्ण के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। तो आज हम स्वर संधि के विषय में जानेंगे। संधि के तीन भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि को जानने से पहले हमें हिंदी वर्णमाला के स्वरों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं, मैं यहां लिख भी देता हूं। ए, आ, छोटा ई, बड़ा ई, उ, बड़ा उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। तो ये 11 वर्ण, 11 स्वर वर्ण हैं हिंदी वर्णमाला के। इन 11 स्वरों के आधार पर ही स्वर संधि चलती है। कई बच्चों को मात्रा का ज्ञान नहीं होता है, छोटी कौन सी है बड़ी ही कौन सी है वो साथ में मैं बता देता हूं। ये छोटी ई है जो इधर से लगती है, ये बड़ी ई है। उसी प्रकार ये छोटा ऊ, ये बड़ा ऊ। ए, कई बच्चे ए में गलती करते हैं, ये ए की मात्रा है और ये आई की मात्रा है। उसी प्रकार एक मात्रा ओ की है और ये दो मात्राएं अवु की है। तो ये मात्रा ज्ञान है। तो अब चलते हम स्वर संधि। स्वर संधि की यदि परिभाषा की हम बात करें तो स्वर संधि की परिभाषा है स्वरों से मेल होने पर, स्वरों से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वरों का स्वरों से मेल होने पर, ह्रस्व या दीर्घ स्वरों का ह्रस्व या दीर्घ स्वरों से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के मुख्यतः 5 भेद हैं। मुख्यतः, वैसे 8 भेद माने जाते हैं स्वर संधि के, तो मुख्यतः 5 भेद हैं, जिसमें पहला भेद है दीर्घ संधि। दीर्घ का मतलब आप समझते हैं, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। तो दीर्घ संधि की यदि परिभाषा की बात करें तो परिभाषा है यदि ह्रस्व या दीर्घ, यदि ह्रस्व या दीर्घ ए, ई, उ के सामने, ह्रस्व या दीर्घ ए, ई, उ के सामने ह्रस्व या दीर्घ ए, ई, उ आए तो दोनों को मिलाकर दीर्घ आदेश हो जाता है। दीर्घ आदेश यानी कि इनमें जो बड़ा है वो हो जाता है। जैसे ए और आ में आ बड़ा है, ई और ई में बड़ी ई बड़ी है, उ और उ में बड़ा उ बड़ा है। तो परिभाषा है यदि ए, ई, उ ह्रस्व या दीर्घ ए, ई, उ के सामने, ह्रस्व मतलब छोटा, ए छोटा है, आ बड़ा है, छोटी ई छोटी है, बड़ी ई बड़ी है, उ छोटा है और बड़ा उ बड़ा है। तो ह्रस्व या दीर्घ ए, ई, उ के सामने ह्रस्व या दीर्घ ए, ई, उ आ जाए तो दोनों को मिलाकर दीर्घ आदेश हो जाता है। हम उदाहरण के माध्यम से यहां पर समझेंगे। उदाहरण हम लेते हैं विद्या जमा आल्य। विद्या जमा आल्य, तो जो विद्या शब्द है, कई विद्यार्थी विद्या शब्द नहीं लिख पाते। तो विद्या में द दबात वाला है और यह, यहां पर यह पूरी है और द आधा है।
विद्या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, विद्या। द आधा है, यह पूरी है। जो वर्ण नीचे होते हैं वो पूरे होते हैं, ऊपर होते हैं वो आधे होते हैं। आपने देखा होगा रे कई बार ऊपर लगा होता है यूं, तो वो आधा है, और कई बार नीचे लगा होता है, तो नीचे वाला जो है वो पूरा है, नीचे वाला वर्ण पूरा है, ऊपर वाला आधा। उसी प्रकार यहाँ द आधा है और यह पूरा है, विद्या जमा आल्य। तो अब संधि को हमने पहले पढ़ा था, पूर्व पद के अंतिम वर्ण और उत्तर पद के प्रथम वर्ण से संधि होती है। अब हमने लिखना है व ई द, यह भी आधा रह गया जब हमने यह में से आ निकाल लिया, और आगे भी आ गया आल्य। अब हमने पढ़ा था यदि ए या आ के सामने ए या आ जाए तो दोनों को मिलाकर दीर्घ आदेश हो जाता है, बड़ा आदेश हो जाता है। एक बार मैं बता भी देता हूं आपको, जैसे यदि ए के सामने ए आ जाए तो आ बन जाएगा, आ के सामने आ जाए तो भी आ बन जाएगा, यदि ए के सामने आ जाए तो भी आ हो जाएगा। उसी प्रकार ई के सामने बड़ी ई आ जाए तो भी बड़ा ई, छोटी ई के सामने छोटा ई आ जाए तो भी बड़ा ई। उसी प्रकार ऊ के सामने ऊ कैसे भी आ जाओ, छोटा बड़ा आमने सामने, तो दीर्घ आदेश हो जाता है, बड़ा बन जाता है। उसी प्रकार यहाँ आ के सामने आ गया तो आ बन गया। अब हमें जोड़ना है, हमारे पास रह गया व ई द आधा है, यह आधा है, जमा आ और जमा लय। अब देखिए व ई द, जितने भी व्यंजन हैं वो स्वरों से मिलकर बने हैं, जितने भी व्यंजन हैं सब स्वरों से मिलकर बने हैं। व्यंजनों को हल कहते हैं, हल का मतलब होता है आधा वर्ण, हल हलंत वर्ण जिनको हम कहते हैं। अब यदि हम न का उच्चारण करें न, तो अंत में ए आता है, इसका मतलब यहाँ पर ए स्वर है। नी करें तो ई स्वर है, नू करें तो ऊ स्वर है। अब विद द के सामने कोई स्वर मिलने के लिए नहीं है, क्योंकि इसके आगे तो व्यंजन है, तो द रह गया आधा का आधा। और यह के सामने मिलने के लिए आ है, तो आ यहां पर लग गया, यह हो गया पूरा, क्योंकि इसके अंदर स्वर मिल गया। व्यंजन की तो परिभाषा ही है, जो स्वरों से मिलकर बने हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। तो ये विद्यालय, इस विद्यालय को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या व ई द आधा और यह पूरा विद्यालय। इस प्रकार विद्यालय बन गया। उसी प्रकार भोजनालय, भोजन जमा आल्य। अब मैंने बताया था न का जब उच्चारण करते हैं तो ए निकलता है। अब भोजन, न में ए है, ए हमने निकाल लिया, आगे क्या था आ ले, तो इस आ भी निकाल लिया, अकेला ले बच गया। अब दोनों को मिलाने से आ रह गया, दीर्घ आदेश हो गया। तो अब हमारे पास रह गया भोजन न आधा जमा आ जमा ले। अब न के अंदर क्या हुआ, आ स्वर मिल गया, भोजन आ मिल गया तो भोजनालय बन गया। उसी प्रकार परम जमा आनंद, में ए है और आगे आ है, दोनों को मिलाकर आ बन गया परमानंद। देव जमा आल्य देवालय, सुर जमा आल्य सुराल्य। अनेकों मत जमा अनुसार, मत तय में ए है, आगे भी ए है तो आ बन गया मता अनुसार। इस प्रकार तो ये आ का उदाहरण था। अब चलते हैं हम ई के उदाहरण पर। यदि हम ई के उदाहरण को देखें तो हम एक लेते हैं उदाहरण रवि जमा इंदर। रवि जमा इंदर। जो बच्चे मात्राओं की गलती करते हैं तो वो संधि यदि उनको आती है तो संधि करके वो मात्रा का ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं। अब हमने पढ़ा था र व, बोलिए रवि वी, तो इसके अंदर ई क्या है, स्वर है। अब ई स्वर को हमने निकाल लिया और आगे भी क्या आ गया, इंदर, इंदर का ई। तो हमने पढ़ा था ई के सामने ई आ जाए तो बड़ा ई हो जाएगा। हमारे पास शेष रह गया र व ई और न द र, क्योंकि ई यहां पर मिल गया, बड़ा ई बन गया। तो अब हम इनको जोड़ देंगे, व में ई मिल गया तो वह पूरा हो गया रविंदर। उसी प्रकार है कवि प्लस इंदर, तो ये ई और ये ई दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, कविंदर। मैंने पहले कहा था दो पद हैं,
पूर्व पद और उत्तर पद। अब पूर्व पद का कवि अंत में ई का उच्चारण हो रहा है, तो ई अंतिम वर्ण है, ई निकल गया, यहाँ पे ई प्रथम वर्ण है, दोनों को मिलाकर कविंदर बन गया। परिजमा इक्सा, परी रै परी ई है, आगे ई है, तो दोनों मिलाकर परीक्षा, बड़ा ई आता है परीक्षा में। अब हम लेते हैं ऊ का उदाहरण। तो ऊ के उदाहरण में हमें भानु जमा उदय। अब देखिए भानु नु, यानी कि यहाँ पर ऊ क्या है, स्वर है, तो हमने ऊ निकाल लिया। और आगे भी क्या है, उदय, उदय में से भी हमने क्या किया, ऊ निकाल लिया। हमने पढ़ा था हर्षव या दीर्घ ऊ के सामने हर्षव या दीर्घ ऊ आ जाए तो दोनों को मिलाकर बड़ा ऊ बन जाएगा। हमारे पास बच गया भान जमा ऊ और जमा दय। अब हम इनको जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, भानुदय। उसी प्रकार एक उदाहरण है गुरु जमा उपदेश, गुरु जमा उपदेश। यहाँ पर गुरु रै के अंदर ऊ है, बड़ा ऊ, तो हमने इसको निकाल लिया। आगे उपदेश, जब स्वर निकल जाते हैं व्यंजन में से तो व्यंजन पुनः हल हो जाता है, हलंत हो जाता है। जैसे ये हल हो गया आधा, दोनों को मिलाकर बड़ा ऊ बन गया, गुर जमा ऊ जमा पदेश। तो यहाँ पर ऊ रै आधा है, तो रै के अंदर ऊ ये चला गया, रै पूरा हो गया और गुरु उपदेश इस प्रकार बन गया, तो बड़ा ऊ यहाँ पर हो जाता है। तो ये थी दीर्घ संधि, यानी कि जहां पर दोनों वर्णों को मिलाकर एक दीर्घ आदेश हो जाए तो वो दीर्घ संधि है। अब हम चलते हैं स्वर संधि के दूसरे भेद पर, जो है गुण संधि। गुण संधि की परिभाषा की यदि हम बात करें तो गुण संधि की परिभाषा होगी ए अथवा आ के बाद, ए अथवा आ के बाद, ए अथवा आ के बाद हर्षव या दीर्घ ई ऊ अथवा री आ जाए तो कर्म से, तो कर्म से ए अथवा आ के आगे ई आ जाए, ई हर्षव या दीर्घ हो तो दोनों को मिलाकर ए अथवा आ के सामने ऊ आ जाए, हर्षव या दीर्घ, तो उसको मिलाकर ओ ए अथवा आ के सामने री आ जाए तो दोनों को मिलाकर अर हो जाता है। ध्यान से जरा परिभाषा पढ़िए, ए अथवा आ के बाद ई ऊ री आ जाए तो, हर्षव ई या दीर्घ ई, हर्षव ऊ या दीर्घ ऊ अथवा री आ जाए तो ए और ई को मिलाकर ए बन जाता है, ए और ऊ को मिलाकर ओ बन जाता है, ए और री को मिलाकर अर बन जाता है। एक उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे। अब मेरा ही मैं नाम ले लेता हूं, तो यहाँ पर राज जमा इंदर, पूर्व पद के अंतिम वर्ण, उत्तर पद के प्रथम वर्ण। अब राज जय के अंदर क्या है, ए हमने निकाल लिया, आगे इंदर है तो इंदर का हमने ई निकाल लिया। हमने क्या पढ़ा था, ए के सामने यदि ई आ जाए तो दोनों को मिलाकर ए बन जाएगा। अब हमारे पास रह गया राज, जय आधा है और जमा न और दर। अब हो गया राज, जय में मिल गया ए तो जय हो गया पूरा, राजेंद्र। तो इस प्रकार राजेंद्र शब्द बन जाता है, ए हर्स्व ए हो जाता है। उसी प्रकार सुर जमा इंदर, रै में ए है, आगे ई है, दोनों को मिलाकर ए बन गया और जोड़ने पर सुरेंद्र। उसी प्रकार देव जमा
इंदर, यहाँ ए है यहाँ ई है, दोनों को मिलाकर ए, देवेंद्र, देवेंद्र सुरेंद्र। उसी प्रकार महा जमा इंदर, तो क्या बन जाएगा महेंद्र। देवेंद्र, महेंद्र, सुरेंद्र, जितने भी ए हैं, देव जमाईस देवेश, गण जमाईस गण जमा ईस, तो यहाँ पर गणेश, रमा जमाईस रमेश, देव जमाईस देवेश। तो जितने भी ई के एक वर्ण शब्द हैं, सबकी संधि गुण संधि है ए। तो हमने समझा ए जमा ई को मिलाकर ए बन जाता है। उसी प्रकार ए जमा ओ को मिलाकर ओ बन जाता है। अब उदाहरण समझेंगे हम। चंद्र जमा उदय, चंद्र जमा उदय। तो देखिए च न द, चंदर, र अंतिम वर्ण है चंदर में और द आधा है यहाँ पर, जबकि र पूरा है, जबकि र पूरा है। तो र के अंदर से हमने ए निकाल लिया है और आगे क्या है उदय, तो आगे ऊ है। ए के सामने यदि ऊ आ जाए तो क्या बन जाता है ओ। हमारे पास रह गया च न द आधा, र आधा, जमा ओ जमा दय। अब चन दर ओदय, र पूरा था द आधा था तो र नीचे चला गया। चंद्रोदय, सूर्य जमा उदय, सूर्योदय, सूर्य जमा उदय, सूर्योदय, चंद्र जमा उदय, चंद्रोदय। इस प्रकार बन जाते हैं। अब हम समझेंगे ए जमा यदि री आ जाए तो बराबर अर हो जाता है। अब उदाहरण है एक, देव जमा ऋषि। अब देव व के अंदर ए है और आगे आ गया ऋषि, और हमने पढ़ा था यदि ए के आगे री आ जाए तो दोनों को मिलाकर अर आदेश हो जाता है। रै हलंत, अर का रै हलंत। तो हमारे पास शेष रह गया देव, व आदा जमा अर जमा सी। ध्यान पूर्वक समझना है। अब देखिए द ए व के आगे ए है, ये ए, तो व क्या हो गया पूरा हो गया। अब रै के आगे तो कोई स्वर है ही नहीं है, ई स्वर है वो सै में लगा हुआ है, तो रै क्या रह गया आधा। तो ये देवर्षि, इसको देव ऋषि नहीं बोलते हैं क्योंकि री को तो यहाँ पर अर हो गया है और देवर्षि कहा जाता है। ये देवर्षि, देव जमा ऋषि देवर्षि। उसी प्रकार महाजमा ऋषि, तो आ गया, आगे री आ गया, हमारे पास हो गया अर, तो मैं है आधा हो गया, आ निकाल लिया तो अर और जमा सी, और वही बचेगा म है पूरा हो गया, ए मिल गया, और सी के अंदर ये रै ऊपर चली गई क्योंकि रै आदि है, आधे वर्ण हमेशा ऊपर चले जाते हैं। तो महर्षि, देव जमा ऋषि देवर्षि, महाजमा ऋषि महर्षि, सप्त जमा ऋषि सप्तर्षि, सप्तर्षि, अर्षि, रसी, अर्षि बोला जाता है। अर का उच्चारण यहाँ पर होता है, न कि रे का। देवर्षि, महर्षि, सप्तर्षि। उसी प्रकार एक उदाहरण आता है वर्षा जमा ऋतु, वर्षा जमा ऋतु। अब ये समझने का उदाहरण है। अब देखिए व बोलिए वर्षा, वर तो रै बाद में आएगी यहाँ रै के, और आ गया स, रै तो आदि है, स के अंदर आ है, तो हमने आ यहाँ पर निकाल लिया और आगे आ गया री, तो री आगे आने पर यहाँ पर क्या हो गया अर। अब हमारे पास बच गया व रै आधा, स आधा, जमा अर और जमा तो, ये हमारे पास शेष रह गया। अब जोड़ना है
रै के आगे कोई वर्ण है ही नहीं है, स्वर वर्ण, तो रै रह गया आधा। स के आगे ए है तो रै ऊपर चढ़ गया, स हो गया पूरा, पुनः फिर रै आधा आ गया, आगे कोई स्वर है ही नहीं है तो ये रै भी ऊपर चढ़ गया। तो ये वर्ष ऋतु इस प्रकार बनेगा। वर्षा जमा ऋतु का मतलब वर्ष ऋतु। अर आधार, अर री ए आ और री को मिलकर अर हो गया। रै आधा है तो रै यहां तू के ऊपर चला गया, इस प्रकार वर्ष ऋतु हो जाएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे गुण संधि के बाद आती है वृद्धि संधि। वृद्धि, वृद्धि संधि तीसरा भेद है स्वर संधि का। यदि हम वृद्धि संधि को देखें तो इसकी परिभाषा होगी वृद्धि संधि की। यदि ए अथवा, यदि ए अथवा आ के बाद, ए अथवा आ के बाद ए अथवा ओ आ जाए तो कर्म से, तो कर्म से ए जमा ए बराबर आई, आई हो जाएगा। जो मात्रा इस प्रकार दो मात्राएं होती है, ए जमा ओ आ जाए तो औ हो जाएगा, दो मात्रा आती है जो इस प्रकार। तो ये परिभाषा है। यदि ए अथवा आ के बाद कर्म से ए और ओ आ जाए तो ए जमा ए, ए या आ के आगे ए आ जाए तो आई, ए या आ के आगे ओ आ जाए तो औ बन जाएगा। एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, जैसे एक जमा एक, एक जमा एक, एक जमा एक। तो अब कै, कै में क्या है ए, कै में क्या है ए, कै रह गया आधा, आगे एक, आगे फिर क्या आ गया ए। तो हमने पढ़ा था ए के आगे ए आ जाए तो आई बन जाएगा। तो एक कै आधा जमा आई जमा कै। अब एक कै के ऊपर दो मात्राएं चली गई, एक एक, सदा जमा एव, सदैव, तथा जमा एव, तथैव, महाजमा एव, महीव। तो इस प्रकार ये बन जाएंगे, सदा जमा एव, सदैव, तथा जमा एव, तथैव। तो दूसरा उदाहरण था ओ का। तो ये हम समझते हैं एक उदाहरण के माध्यम से। वन